बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो जो चैप्टर करेंगे उसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये आई कम पार्ट 1 और आई बी कम पार्ट 1 दोनों में जो है वो शामिल है। तो ये जो नोट्स हैं ये दोनों के लिए हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये दोनों के लिए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलिएशन के मानी होते हैं मिलाना, मैच करना, बैलेंस को मिलाना। तो हमारे पास दो बुक्स हैं, एक का नाम है कैश बुक और एक का नाम है पासबुक। तो बेसिकली जो कस्टमर है, जो डिपॉजिटर है, जो फर्म है, जो बिज़नेस है, जब बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अपना कैश बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जो भी कैश बैंक में डिपॉजिट करवाएगा, चाहे वो कस्टमर हो या डिपॉजिटर हो या फर्म हो या कंपनी हो, तो वो अपने कैश की डिटेल, अपने कैश का हिसाब अपने पास भी रखेंगे, अपने पास नोट रखेंगे कि कितना कैश डिपॉजिट करवाया है और कितना विड्रॉ करवाया है। तो कस्टमर जिस बुक में अपने कैश का हिसाब रखता है, जो कैश उसका बैंक में है, उस बुक को कहते हैं कैश बुक। कस्टमर, डिपॉजिटर जिस बुक में अपने कैश का हिसाब रखते हैं उसको हम कहते हैं कैश बुक। इसी तरह बैंक जो है वो भी डिपॉजिटर का, कस्टमर का, फर्म का या कंपनी का जो कैश है उसका हिसाब अपने पास रखता है। जिस बुक में वो कस्टमर का, डिपॉजिटर का या फर्म का या कंपनी का हिसाब अपने पास रखता है, उस बुक को पासबुक कहा जाता है। ठीक है। तो पासबुक का दूसरा नाम जो है वो बैंक स्टेटमेंट भी है। इस नाम से भी बाज़ दफ़ा बुक्स में, क्वेश्चंस में वो इस बुक का जिक्र करता है बैंक स्टेटमेंट के नाम से। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कैश बुक की। तो कैश बुक में बता रहा था, बुक इन विच ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आइदर कैश रिसीव्ड आर पेड आर प्राइमरी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू डेट इज़ कॉल्ड कैश बुक। कैश बुक में है जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे उसमें आप कैश रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो, उनको हम प्राइमरीली रिकॉर्ड करते हैं, इब्तदाई तौर पर रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। ऐसी बुक को हम कैश बुक कहते हैं। और पासबुक है दूसरी बुक। तो इसमें बता रहा था, बुक इन विच द कॉपी इज़ द कॉपी ऑफ द डिपॉजिटर्स अकाउंट इन द बैंक्स लेजर। ये जो पासबुक है ये कस्टमर की, डिपॉजिटर की कॉपी है बैंक के लेजर में। ठीक है। विच इज़ मेंटेन बाय द बैंक इज़ कॉल्ड पासबुक। पासबुक ऐसी बुक है जो डिपॉजिटर के अकाउंट की कॉपी है। ठीक है। कैश बुक की कॉपी जो है वो पासबुक कंसीडर की जाती है, समझी जाती है। कॉपी ऑफ डिपॉजिटर्स अकाउंट, जो डिपॉजिटर है उसके अकाउंट की एक कॉपी है, नकल है। तो इसमें बैंक अपने पास अपने डिपॉजिटर का, अपने कस्टमर का हिसाब रखता है, उसका लेजर बनाया होता है कि कितना कैश कस्टमर ने डिपॉजिट करवाया और कितना विड्रॉ करवाया है। अब जो इन दोनों बुक्स का बैलेंस है वो हम देखते हैं। तो ये नॉर्मल बैलेंस है और फेवरेबल बैलेंस है, ये लाजमी याद रखिएगा, ये बेस है इस चैप्टर की। अगर आपको ये बैलेंस याद रहेंगे तो आप इस क्वेश्चन को फिंगर टिप्स पे आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आई कम 1 और बी कम 1 में लाजमी आता है, कंपल्सरी आता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है और ये आप 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इतना आसान है ये। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपको इसके बेसिक रूल आते हों। तो देखें, सबसे पहले लिखा हुआ बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस है, इसको फेवरेबल भी कहते हैं, और दूसरा है ओवरड्राफ्ट, इसको अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि कैश बुक का जो नॉर्मल बैलेंस है ना, वो डेबिट साइड पे लिखा जाता है। तो कैश जो है, कैश की बुक है तो कैश आपको पता है ये एसेट है और इसका नॉर्मल बैलेंस एसेट का डेबिट ही होता है। ठीक है, हम इसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। इसका एक और कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर आपका अपना कैश बैंक में है तो ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। आपने खुद अपना कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया हुआ है, तो ये नॉर्मल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस कहलाएगा और ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा कैश बुक में। ठीक है। लेकिन अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट किया हुआ है, ओवरड्राफ्ट के मानी है कर्ज लेना, ओवरड्राफ्ट। ठीक है। अगर आपने बैंक से कर्ज लिया हुआ है तो ये ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, फेवरेबल बैलेंस कहलाएगा। तो ये कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है। दोबारा से देख लें, कैश बुक का अगर नॉर्मल बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, तो ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस है तो ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। नॉर्मल बैलेंस का मतलब है कि
कस्टमर का अपना कैश है बैंक में, और ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक से लोन लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है। इसी तरह पासबुक है, तो पासबुक बैंक बनाता है, बैंक की तरफ से ये बुक बनाई जाती है। तो अगर आपने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया हुआ है तो बैंक आपसे रिवर्स चलेगा, बैंक आपकी निस्बत रिवर्स चलता है। अगर आप नॉर्मली डेबिट कर रहे हैं तो बैंक उसे नॉर्मली क्रेडिट करेगा, ठीक है। आपने कैश बैंक में जमा करवाया तो आपके लिए तो ये एसेट है, लेकिन बैंक की लायबिलिटी है, आप जब मर्जी बैंक से ले सकते हैं। बैंक की लायबिलिटी है कि जिसका भी कैश है उसको वो अदा करेगा, अदायगी से इनकार नहीं कर सकता। तो जब कस्टमर बैंक में कैश डिपॉजिट करवाता है तो बैंक उसे अपने पास पासबुक में रिकॉर्ड करता है, अपने पास पासबुक में नोट करता है और क्रेडिट साइड पे लिखता है। ये बैंक की लायबिलिटी समझी जाती है जो कि कैश कस्टमर की तरफ से बैंक में जमा करवाया जाता है। लेकिन अगर कस्टमर इसको विड्रॉ करवा लेता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस समझा जाता है, इसे अनफेवरेबल बैलेंस समझा जाता है, तो इसे पासबुक में डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है। आपने याद क्या रखना है, कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट होता है। कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट। पासबुक का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, ओवरड्राफ्ट डेबिट होता है। अब कुछ चेक्स हैं जो कि कैश बुक में और पासबुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से चेक हमने रिसीव किए हैं और कौन से हमने पे किए हैं या इशू किए हैं। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफ़िक वर्ड्स हैं, कुछ स्पेसिफ़िक उनकी पहचान्स हैं जो आपने देखनी है, याद रखनी है, नोट करनी है। दो तरह के चेक होते हैं, एक चेक वो होते हैं जो कि अनप्रेजेंटेड चेक कहलाते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक कहलाते हैं। ये चेक कौन से चेक होते हैं, ये चेक इशूड टू क्रेडिटर, ये ऐसे चेक होते हैं जो हम क्रेडिटर को इशू करते हैं। इशूड का वर्ड बार बार क्वेश्चन में आएगा, आपने याद रखना है। क्रेडिटर का वर्ड बार बार आएगा, आपने याद रखना है कि वो चेक जो हम क्रेडिटर को इशू करते हैं आर ड्रॉन ऑन द बैंक, या बैंक पे हम ड्रा करते हैं, बैंक से हम निकलवाते हैं। तो देखें, जब भी हम कस्टमर को, क्रेडिटर को चेक देंगे तो वो चेक लेके बैंक में जाएगा और आपके अकाउंट में से कैश विड्रॉ करवा लेगा, ठीक है। या आप खुद भी जाके बैंक से वो कैश विड्रॉ जब करवाते हैं तो उसे ड्रॉन कहते हैं, चेक बैंक पे ड्रॉ करना। तो ये पहचान है अनप्रेजेंटेड चेक की। अनप्रेजेंटेड चेक की पहचान है, इसमें चेक इशूड का वर्ड आएगा, क्रेडिटर का वर्ड आएगा, ड्रॉन का वर्ड आएगा, ठीक है। और ये चेक हमेशा बैंक पे ड्रॉ किया जाता है। अगर आप कस्टमर को इशू करते हैं, क्रेडिटर को इशू करते हैं, वो भी बैंक पे लेके जाएगा, बैंक पे ड्रॉ करेगा। ऑन द बैंक एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, कैश बुक की हम क्रेडिट साइड पे इसे एंटर करेंगे। कैश बुक की क्रेडिट साइड पे क्यों एंटर करेंगे, अब देखिए, अगर आपने चेक कस्टमर को दिया है या क्रेडिटर को दिया है तो ये कैश आपका बैंक में से कम होगा। कैश बुक की ये जो डेबिट साइड है ना, ये प्लस की साइड होती है, ये आपके बैलेंस को इंक्रीज कर रही होती है, या इस साइड पे जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं तो आपका बैलेंस इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन अगर कैश बुक की क्रेडिट साइड पे कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो इस मीन आपका बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में बताया कि चेक इशू टू क्रेडिटर आर ड्रॉन ऑन द बैंक एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे ये एंटर करेंगे। क्यों करेंगे, चेक क्रेडिटर को दिया ना, तो इट्स मीन आपका कैश बैंक में से कम होने जा रहा है। तो जब आपका कैश कम होगा तो हम उसे, जब भी हम चेक इशू करते हैं तो हम उसे फौरी तौर पर अपने पास कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपना बैलेंस कैश जो बैंक में है उसको अप टू डेट रखना है। तो अगर हमने 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवाया है और 10,000 का चेक इशू किया है क्रेडिटर को, 10,000 का चेक क्रेडिटर को दिया है, तो हमारा बैंक में बैलेंस कम होगा ना, तो हम फौरी तौर पर 10,000 रुपये कम करेंगे। तो कम करने के लिए हमें क्रेडिट साइड पे नोट करना पड़ेगा, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन में भी बताया है कि ऐसे चेक जो हम इशू करते हैं हम वो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे एंटर करते हैं, नोट करते हैं। बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर द पेमेंट आर कॉल्ड अनप्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड और अनप्रेजेंटेड चेक। देखिए, आपने कस्टमर को, क्रेडिटर को चेक इशू किया था, अब कस्टमर की या क्रेडिटर की मर्जी है कि वो कब जाके बैंक में से कैश विड्रॉ करवाता है। बिलफर्ज अगर आज आपने चेक इशू किया है ना, तो आप फौरी तौर पर आज ही इसी वक्त अपने पास कैश बुक में उसे रिकॉर्ड कर लेंगे कि इतना बैलेंस आपका कैश में से कम होने जा रहा है। आपने क्रेडिटर को या कस्टमर को चेक दे दिया,
अब उसके पास जब चेक इशू हो जाता है तो जिसके पास भी वो चेक हो उसके पास 6 मंथ होते हैं, 6 माह होते हैं कि वो विद इन द 6 मंथ उस चेक को विदड्रॉ करवा सकता है। 6 माह के बाद वो चेक एक्सपायर हो जाता है, बैंक उसकी पेमेंट से इनकार कर देता है। तो आज आपने चेक इशू किया तो आज ही उसे नोट कर लेंगे अपनी कैश बुक में, आपका जो बैंक बैलेंस है वो कम होने जा रहा है, क्रेडिट साइड पे नोट कर लेंगे। लेकिन जिसको दिया है उसकी मर्जी है, वो कल जाए, परसों जाए या जब भी जाए। अगर वो 1 माह बाद या 2 माह बाद जाता है तो इट्स मीन आपने तो आज ही उसे नोट कर लिया। मंथ एंड पे जब आप बैंक के साथ अपना बैलेंस टैली करेंगे या आप बैंक से आज ही बैंक स्टेटमेंट मंगवा लेते हैं तो आपका और बैंक का बैलेंस टैली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने चेक इशू करके फ़ौरन अपना बैलेंस कम कर दिया। लेकिन बैंक तब बैलेंस आपका कम करेगा जब वो कस्टमर यहाँ वो क्रेडिटर जिसको आपने चेक दिया है वो आके आपके अकाउंट में से पैसे निकलवा नहीं लेता। बैंक तब तक उसे जो है वो अपने पास नोट नहीं करता। तो आपने फ़ौरन नोट कर लिया लेकिन बैंक ने नोट नहीं किया। बैंक तब नोट करेगा जब एक्चुअली आपका बैलेंस कम होगा। तो इस तरह आपके बैलेंस में फ़र्क आ जाता है और इसी फ़र्क को हमने मैच करना होता है, इसी फ़र्क को हमने मिलाना होता है। इसी चीज़ का नाम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दोबारा से हम देखते हैं कि फ़र्क क्यों आता है। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक की वजह से आपके बैलेंस में फ़र्क आ जाता है। फ़र्क इसलिए आता है, हमने चेक इशू किए, फ़ौरन अपने पास कैश बुक में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन अगर कस्टमर जो है या क्रेडिटर जो है वो बैंक में चेक को प्रेजेंट ही नहीं करता, पेश ही नहीं करता, उसकी पेमेंट डिमांड ही नहीं करता, तो हमारा बैंक में बैलेंस तब तक कम नहीं होगा जब तक वो चेक बैंक में नहीं जाता। तो ये ऐसे चेक हमारे अनप्रेजेंटेड चेक या नॉट प्रेजेंटेड चेक कहलाते हैं। इनकी वजह से हमारा फ़र्क आ जाता है। ठीक है, हमने बैलेंस कम कर लिया होता है अपने पास फौरी तौर पर। कुछ चेक होते हैं अनकलेक्टेड चेक, इनके 3 नाम हैं, अनक्लियर्ड, अनक्रेडिट चेक। ये तीनों नाम याद रखिएगा, ये तीनों नाम ट्रांजैक्शंस में क्वेश्चंस में आते हैं, पूछे जाते हैं। अनकलेक्टेड, अनक्रेडिटेड और अनक्लियर चेक। ठीक है, ये वो चेक होते हैं जो हम रिसीव करते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से हमने रिसीव किया, डेटर को हमने चीज़ें बेची थी, उधार बेची थी, तो उसने हमें कैश की बजाय चेक दे दिया है। तो वो चेक जो है हम क्या करेंगे, अब देखिए कस्टमर ने हमें चेक दिया ना, हमने डेटर से चेक लिया, तो डेटर अपने पास कैश बुक में से फौरी रिकॉर्ड कर लेगा। डेटर अपने पास इसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा क्योंकि उसका बैलेंस कम होगा इसलिए। तो हमने चेक रिसीव किया, अब हमारे पास 6 मंथ हैं, हम विद इन द 6 मंथ जब मर्जी जाके ये कैश जो है वो बैंक से कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम चेक रिसीव करते हैं अपने पास कैश बुक में उसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, चेक रिसीव किया, कैश बुक में उसे नोट कर लेंगे। किस साइड पे? डेबिट साइड पे, क्योंकि हमारे पास हमने चेक रिसीव किया तो हमारे पास कैश आने वाला है, तो हम इसे फौरी तौर पर अपने पास डेबिट साइड पे नोट कर लेंगे। लेकिन अगर ये चेक हम नोट करके कैश बुक में अपने पास रख लेंगे तो एक्चुअली हमारा बैलेंस कैश बुक में तो इंक्रीज़ हो जाएगा लेकिन पासबुक में इंक्रीज़ नहीं होगा। तो दोबारा से ऐसे चेक जो हम डेटर से रिसीव करते हैं तो हम रिसीव करके फ़ौरन उन्हें अपने पास डेबिट साइड पे नोट कर लेते हैं। लेकिन अगर वो चेक हम बैंक में डिपॉजिट ना करवाएं या वो कलेक्ट ना हो तो हमारा और बैंक का बैलेंस मैच नहीं होगा। दोबारा से इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसकी डिटेल में जाते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड डिपॉजिटेड आर पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्रेडिट क्लियर आर कलेक्टेड बाय द बैंक आर कॉल्ड नॉट कलेक्टेड या अनकलेक्टेड, अनक्रेडिट, अनक्लियर चेक। ठीक है, कि आपने चेक डेटर से लिया, फौरी तौर पे अपने पास कैश बुक में नोट कर लिया डेबिट साइड पे क्योंकि आपके कैश में इजाफा होने वाला है, और वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया या बैंक को पे कर दिया। जब हम चेक डेटर से रिसीव करके बैंक को पे करते हैं ना, तो बैंक फिर कस्टमर के अकाउंट्स में बैंक में रब्ता करता है, कांटेक्ट करता है और उसकी अमाउंट रिसीव करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट करता है। तो लेकिन अगर कस्टमर के अकाउंट में कैश ही नहीं है जिससे आपने चेक रिसीव किया है, या उसने चेक ही गलत लिखा है, डेट गलत लिख दिया, या कोई और गलती कर दी है, या कोई मिसयूज़ किया है, या गलत इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है चेक के ऊपर, तो बैंक को पेमेंट से इनकार कर देगा, या कस्टमर के डेटर के अकाउंट में कैश नहीं है तो भी वो अदायगी से इनकार कर देगा। तो इस सूरत में क्या होगा कि आप चेक अपने पास कैश बुक में तो नोट कर लेते हैं लेकिन आपके अकाउंट में एक्चुअली कैश नहीं आता। क्यों नहीं आता? ये वजूहत हो सकती हैं, चेक गलत फिल किया हुआ है या डेटर के अकाउंट में कैश ही नहीं है, तो आपका और बैंक का बैलेंस मैच नहीं करेगा क्योंकि बैंक तभी
आपके अकाउंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा जब एक्चुअली वो ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, तो इन वजूहात की बिना पे जो है ना वो बैलेंस मैच नहीं होता। बैलेंस को मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। कुछ और चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ चेक्स की वजह से आपका बैलेंस मिसमैच नहीं होता। कुछ इनकम होती हैं जो कि कैश बुक में या पासबुक में रिकॉर्ड नहीं होती, कुछ एक्सपेंस होते हैं जो कि कैश बुक और पासबुक में रिकॉर्ड नहीं होते, उनकी वजह से भी बैलेंस मिसमैच हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कौन से एक्सपेंसेस हैं, कौन सी इनकम है जिनकी वजह से हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिसमैच होता है। तो चलें पहले इनकम देख लेते हैं कौन सी इनकम है। तो ये बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, अगर आपने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया हुआ उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो ये आपकी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है और उसकी कलेक्शन बाय बैंक होती है, तो ये आपकी इनकम है। ये आपके बैलेंस को इंक्रीज़ करेंगी। कि जितनी भी इनकम है ये कैश बुक में भी आपके बैलेंस को इंक्रीज़ करती है और पासबुक में भी आपके बैलेंस को इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। आपको शेयर्स डिबेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो भी जो है आपकी इनकम कंसीडर होती है, ये आपके बैलेंस को इंक्रीज़ करेंगी। इसके बाद है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन शेयर्स, कि आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो आपको वहाँ पे मुनाफा हुआ है, आप किसी बिज़नेस के शेयर होल्डर हैं तो आपको डिविडेंड मिला, तो ये भी आपकी इनकम है, ये आपके बैंक बैलेंस को इंक्रीज़ करेगी। इसके बाद है इंश्योरेंस क्लेम, आपने इंश्योरेंस करवाई हुई थी उसका क्लेम आपको मिला है तो ये आपकी इनकम है, आपके बैंक बैलेंस को इंक्रीज़ करेगी। इसके बाद है डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द डेटर और कस्टमर, जो आपका डेटर था उसने डायरेक्टली जाके आपके अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवा दिया है तो इससे भी आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होगा, या आपकी इनकम कंसीडर होगी। इसके बाद है रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक इन पासबुक, पासबुक में बैंक अगर कोई गलती करता है तो उसकी जो क्रेडिट साइड है वो आपकी डेबिट साइड है, मीन्स के इससे आपकी डेबिट साइड इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, डेबिट साइड इंक्रीज़ होगी, इससे गलती से ही आपके बैंक अकाउंट में कैश आ जाएगा। हम इसको अपनी इनकम कंसीडर करेंगे क्वेश्चन करने के लिहाज से। ठीक है, आप ये याद रख लें कि इससे आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हमने एक्चुअली बैलेंस को मैच करना है ना, तो इसलिए हम इसको अपनी इनकम कंसीडर करेंगे या इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, ये आप याद रख लें। इसके बाद क्या है, अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम अनदर अकाउंट, किसी दूसरे अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाती है टू आवर अकाउंट, हमारे अकाउंट में। बैंक से ये गलती होती है कि बैंक आपके अकाउंट के बजाय किसी और के अकाउंट के बजाय आपके अकाउंट में कैश ट्रांसफ़र कर दे, तो इससे भी आपका बैलेंस इंक्रीज़ होगा, ये डेबिट साइड पे हम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद है बिल रिसीवेबल कलेक्टेड, अगर आपने कोई बिल रिसीव करना था वो कलेक्ट हो गया, बैंक ने कलेक्ट कर लिया तो ये भी आपकी इनकम है। ठीक है, ये इससे आपका बैलेंस इंक्रीज़ होगा, डेबिट साइड पर ये लिखेंगे। इसके बाद है एक्सपेंसेस। जी, अब हम देखते हैं एक्सपेंसेस को। तो एक्सपेंसेस में ये जो एक्सपेंसेस होते हैं कैश बुक में ये बैलेंस को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं और पासबुक में ये डिक्रीज़ करें। अगर कैश बुक में ये हमारे बैलेंस को डिक्रीज़ करते हैं ना तो ये हमारे बैलेंस को क्रेडिट साइड पे लिखते हैं हम इसको। ठीक है, और अगर पासबुक के लिहाज से देखा जाए तो ये डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे। अभी हमने फ़िलहाल इसको हमने कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है या बैंक रिकॉन्सिलिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं हमारे बैलेंस को डिक्रीज़ करते हैं, कम करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ये क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे। जिनमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो आपने बैंक से कर्ज लिया हुआ था तो उस पर जो आप इंटरेस्ट देंगे वो आपका एक्सपेंस है, ये आपके बैलेंस को डिक्रीज़ करेगा, जो भी आपका बैंक में बैलेंस है। इसके बाद है बैंक चार्जेस जिसके साथ भी होगा वो हमारे एक्सपेंस होते हैं, बैंक चार्जेस हैं। बैंक आपको सर्विसेज देता है तो उसके चार्जेस लेगा। कलेक्शन चार्जेस, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को कलेक्ट करने के लिए दिया हुआ था तो उसने कलेक्ट किया लेकिन उसके वो चार्जेस लेगा। आप बैंक से लॉकर की सर्विसेज लेते हैं तो बैंक उसके भी चार्जेस लेगा। ये आपके एक्सपेंसेस आपके बैलेंस को कम करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, आप इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करते हैं, आपके एक्सपेंस है। ट्रेड सब्सक्रिप्शन अगर आप पे करते हैं ये आपका एक्सपेंस कंसीडर होगा, आपके बैलेंस को कम करेगा। डिसऑनर चेक, जो आपने चेक रिसीव किए थे बैंक में जमा करवाया था लेकिन वो डिसऑनर हो गए हैं तो ये भी आपका एक्सपेंस कंसीडर होगा, आपके बैलेंस को ये कम करेगा। इसके बाद रॉन्गली डेबिट बाय द बैंक इन पासबुक, बैंक गलती से पासबुक में जो है वो रॉन्गली डेबिट करेगा तो वो आपके बैलेंस को कम करेगा। ये देखें इनकम साइड पे रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक था इन पासबुक और एक्सपेंस साइड पे रॉन्गली डेबिट बाय बैंक इन पासबुक। तो आप आमने सामने इसलिए लिखा ताकि आपको याद रहे कि कौन सी चीज़ किस साइड पे लिखनी है हमने।
इसके बाद है अमाउंट ट्रांसफ़र टू अनदर अकाउंट फ्रॉम आवर अकाउंट, हमारे अकाउंट से किसी और के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र अगर हो जाए चाहे गलती से हो तो ये हमारे बैलेंस को कम कर देंगी। लास्ट पे है विदड्रॉ बाय द ट्रेडर और ओनर फ्रॉम द बैंक, अगर ओनर या जो ट्रेडर है वो बैंक से कैश विदड्रॉ करता है तो ये हमारे बैलेंस को कम करेगी। इनमें जो कॉन्सेप्ट बेसिकली जो दिया गया है इनकम और एक्सपेंसेस में वो ये है कि जो इनकम है ये हमारे बैलेंस को इंक्रीज़ कर रही होती हैं और जो एक्सपेंसेस हैं हमारे बैलेंस को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो आइए जो अब हमारा लास्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं और उसके बाद इसको हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कैश बुक का और पासबुक का, तो हमने कैश बुक की भी डेफिनेशन पढ़ी है, पासबुक की भी डेफिनेशन पढ़ी है। कैश बुक का फॉर्मेट है डबल कॉलम कैश बुक का भी होता है और ट्रिपल कॉलम कैश बुक का भी होता है। तो हम अभी डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देखेंगे। तो देखें, सबसे पहले डिटेल बताई हुई है, डेबिट साइड है, ये रिसीट की साइड है। जब भी आपको चेक रिसीव होता है क्रेडिटर से तो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। और ये कैश बुक की पेमेंट साइड है, जब भी आप चेक इशू करते हैं तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। डेटर से चेक रिसीव होगा तो इस साइड पे, क्रेडिटर को चेक पे करेंगे इशू करेंगे तो क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं, ठीक है। कॉलम देख लें, डेट है, डिस्क्रिप्शन है, वोचर नंबर है और रिसीट नंबर है या पेमेंट नंबर है। उसके बाद कैश का कॉलम है, बैंक का कॉलम है, ये डेबिट साइड के सारे कॉलम है। इसके बाद क्रेडिट साइड का जो कॉलम है वो डेट का है, डिटेल का है, वोचर नंबर का है, पीआर का है, कैश है और उसके बाद बैंक का है। तो ये हम जो है वो अपनी बुक के अकॉर्डिंग इसके जो कॉलम है वो हम देख लेंगे। तो अब देखें, इसी तरह पासबुक के भी कॉलम है, डेट का कॉलम है, पार्टिकुलर्स हैं, डेबिट का कॉलम है और क्रेडिट का कॉलम है। डेबिट में लिखा हुआ है कि जो भी विड्रॉ होते हैं वो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, बैंक डेबिट साइड पे लिखता है, और जो भी डिपॉजिट्स होती हैं बैंक उसको क्रेडिट साइड पे लिखता है। तो यहाँ पे जो एक चीज़ नोट करने वाली है ना वो ये है कि बैंक हमसे रिवर्स कैसे चलता है, कि हम अगर किसी चीज़ को डेबिट कर रहे हैं तो बैंक उसको क्रेडिट करेगा। ये देखें, कैश बुक में लिखा हुआ है डेबिट रिसीट्स, जो रिसीट्स होती हैं, जो वसूलियाँ होती हैं, कैश बुक में उनको डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन बैंक उसको डेबिट कब करता है? जब हम डिपॉजिट करवाते हैं। हमने चेक रिसीव किया और बैंक में जमा करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया, तो बैंक उसको क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। जो चेक हम रिसीव करते हैं, हमने डेटर से चेक रिसीव किया तो वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, बैंक उसको क्रेडिट करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमने चेक जो है वो इशू किया है, क्रेडिटर को हमने पेमेंट करनी थी, तो हम जब चेक इशू करेंगे ना तो कैश बुक में हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो जब क्रेडिटर को चेक देंगे तो वो जाके हम बैंक में से कैश विदड्रॉ करवाएगा, तो विदड्रॉवल को बैंक के साइड पे लिखता है, डेबिट साइड पे लिखता है, ठीक है। अब जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की तरफ आ जाएं। आप देखें कि हम क्या करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने मेन फॉर्मेट की तरफ आएंगे जो कि हमने जिसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस करने हैं। तो हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, तो ये इसका फॉर्मेट है। आपको किसी और फॉर्म में भी ये मिल सकता है, इसका कोई ख़ास इशू नहीं है। तो क्वेश्चन को करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो कि कैश बुक और पासबुक हमने पहले डिस्कस की है, कि कैश बुक को हम नॉर्मल बैलेंस डेबिट साइड पे लिखते हैं और ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। पासबुक में हम नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट साइड पे होता है और ओवरड्राफ्ट डेबिट साइड पे होता है। तो आपको बैलेंस बताया होगा, ठीक है, क्वेश्चन में बैलेंस बताया होगा, बैलेंस के साथ लिखा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक, और इतना ही लिखा हो तो ये समझे कि ये नॉर्मल बैलेंस है। आप जो आपके पास बैंक रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट होगा उसकी दो साइड्स होंगी, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड पे ही आप उसका जो बैलेंस है वो लिखेंगे, उसकी अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे डिटेल आ जाएगी या डिस्क्रिप्शन या पार्टिकुलर्स आ जाएंगे। तो पहले क्या होगा, बैलेंस बताया होगा, तो बैलेंस अगर कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस है डेबिट साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। अगर लिखा हो बैलेंस एज पर कैश बुक और साथ लिखा हो ओवरड्रॉन या ओवरड्राफ्ट, तो इसको हम क्रेडिट साइड पे क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास बैलेंस आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक का जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, ठीक है। अगर इतना ही लिखा हो बैलेंस एज पर पासबुक तो ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। अगर बैलेंस के साथ लिखा हो बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट और ओवरड्रॉन, तो ये हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये कॉलम आपके सामने बने हुए हैं। जब आप बैलेंस लिख लेंगे तो एक ही बैलेंस इन चारों में से बताया होगा,
जिस साइड का भी जौन सा भी बैलेंस का होगा वो आप लिख लेंगे। फिर आपको कुछ चेक्स और कुछ इनकम और कुछ एक्सपेंसेस बताए होंगे। तो वो जो चेक हम पहले पढ़ चुके हैं अनप्रेजेंटेड चेक, वो जो है वो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ये वो चेक होते हैं जो हम क्रेडिटर को इशू करते हैं, और क्रेडिटर को जब हम चेक इशू करते हैं ना तो कैश बुक में हम फौरी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हमारा जो कैश है जो बैंक में पड़ा हुआ है वो कम होने वाला है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन अगर कस्टमर या वो क्रेडिटर जिसको हमने चेक दिया वो बैंक में नहीं चाहता कैश विदड्रॉ करवाने, तो हमारा और बैंक का बैलेंस जो है ना, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमने चेक इशू करते ही अपने पास अपना बैलेंस कम कर लिया, लेकिन बैंक ने तब करना जब कस्टमर चेक लेके आएगा। तो ऐसे चेक जो हम इशू करते हैं, ठीक है, क्रेडिटर को, और वो एक्चुअली बैंक से कैश विदड्रॉ नहीं करवाता, तो हमारा और बैंक का बैलेंस मिसमैच करेगा। जब हम चेक इशू करते हैं तो हम कैश बुक में क्रेडिट साइड पे नोट कर लेते हैं ना, तो जब वो हम रिकॉन्सिलेशन करेंगे और वो चेक बैंक से विदड्रॉ नहीं हुए होंगे तो हम उसको दोबारा से डेबिट साइड पे लिख लेंगे। इसी तरह इनकम हमारे बैलेंस को इंक्रीज़ करती है, ये भी हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। और अनकलेक्टेड चेक, इसे अनक्लियर अनक्रेडिट चेक भी कहते हैं। ये ऐसे चेक होते हैं जो हम डेटर से कलेक्ट कर लेते हैं, डेटर से चेक लेके अपने पास कैश बुक में डेबिट साइड पे लिख के बैंक को देते हैं कि इसे कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। तो बैंक जब डेटर से रब्ता करता है, उसके अकाउंट में चेक करता है, उसके बैंक में चेक करता है कि कैश ही नहीं है, तो वो आपके बैलेंस को इंक्रीज़ नहीं करता। ठीक है, चेक आप डेटर से कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करके फ़ौरन ही अब आप अपनी कैश बुक में डेबिट साइड पे लिख लेते हैं। और अगर आपको उसकी पेमेंट ना मिले, वो चेक कलेक्ट ना हो, तो बैंक आपको कहता है कि ये दोबारा से अपनी अमाउंट इतनी जो आपने डेबिट की थी ना उसको क्रेडिट कर दो, तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे बैलेंस को कम करते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस हम पहले पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में, वो आप दोबारा से देख लीजिएगा। इनकम जो है हमारे बैलेंस को इंक्रीज़ करते हैं, ये डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे। एक्सपेंसेस हमारे बैलेंस को डिक्रीज़ करते हैं, ये क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे हम BRS करेंगे, तो वहाँ पे हम ये सारी डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। आप पहले से इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। क्वेश्चन में हम बेसिक जो रूल्स होंगे वो साथ रिवाइज़ करते रहेंगे और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी आप पूछिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।